हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी समझते हुए चलेंगे और पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो मीनिंग निकल करके आएगा उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है चुनाव का दिन। ठीक है, अब इस चुनाव के दिन में क्या हुआ था वो देखते हैं। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि शंकरन नाम का एक लड़का है, वो सुबह उठ करके देखता है कि उसके नाना नानी जो है वो वोट डालने जा रहे थे। तो वो सोचने लगता है कि क्यों इतने उत्साहित हैं वोट डालने के लिए, इतने जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो फिर उसके नाना उसे जल्दी में समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम अपने शासकों का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने। यहाँ लिखा है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। तो आज से 50 वर्ष पहले से हम शासकों का चुनाव कर रहे हैं मतदान के द्वारा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले लोग शासक कैसे बनते थे वो हम जानेंगे। दोस्तों, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यह करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। ठीक है, परंतु 3000 साल पहले क्या होता है कि राजा बनने की इस प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि पहले सबसे पहले क्या होता था कि कुछ जन होता था यानी सभा होती थी। उसमें लोग किसी मुख्य व्यक्ति को चुनते थे तो उसको राजा कहते थे। ठीक है, वो राजा कहलाता था बहुत पहले। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले ये परंपरा बदल गई। ठीक है, तो इसमें चेंजेस आ गया और उस समय आज से लगभग 3000 साल पहले क्या होने लगा कि लोग यज्ञ कराने लगे। ठीक है, जो राजा लोग होते थे वो यज्ञ कराने लगे और उसके माध्यम से अपनी शक्ति को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगे। ठीक है, इसी तरह के यज्ञ का एक उदाहरण है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा अपना एक घोड़ा छोड़ देता था विचरण करने के लिए और वो विचरण करने के लिए चला जाता था और वो जिस भी राज्य से क्रॉस करता था माना जाता था कि उस राज्य की भूमि अश्वमेध करने वाले राजा की ही है। ठीक है, और अगर किसी दूसरे राजा ने उस अश्वमेध का जो घोड़ा होता था उसको रोक लिया तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस राजा से उसको लड़ाई करनी होती थी। ठीक है, और लड़ाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो उसकी स्वतंत्रता स्वीकार करता है, मतलब उसकी गुलामी स्वीकार करता है। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। और फिर जब घोड़ा पूरा विचरण करके आ जाता था तो जो लोग उसका शासन स्वीकार कर लेते थे उनको आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में। ठीक है, और सभी को उपहार लाते थे उनके लिए क्योंकि सबसे शक्तिशाली माना जाता था उसे।
इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, तो फिर सारथी जो होता था वो राजा का सहचर होता था युद्ध क्षेत्र में। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है, विष पहले किसको बोलते थे? जन समूह को बोलते थे, लेकिन अब उसका अर्थ जो है वो बदल गया। ठीक है, तो जो वैश्य होते थे अब वे लोग राजा के लिए उपहार लेकर के आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। अब ये जो पुरोहित हैं, पुरोहित मतलब वही ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ कराते थे, वो इन्हें अब शूद्र मानते थे। ठीक है, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत सारे अनुष्ठान अनुष्ठान हम लोग बोलते किसको हैं? जो धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ हो गया, यज्ञ हो गया, और भी ऐसी कई चीजें जिनको हम आडंबर कहते हैं। तो आडंबर तो अलग चीज हो गया, लेकिन अनुष्ठान हम इन्हीं चीजों को कहते हैं। जैसे यज्ञ हो गया, पूजा पाठ करने वाली बहुत सारी ऐसी विधियां जिसको हम अनुष्ठान के माध्यम से करते हैं, उनको हम अनुष्ठान कहते हैं। जैसे हमको ईश्वर से कनेक्ट करना है और किसी चीज के लिए हमको ईश्वर की आराधना करनी है, तो उसका जो प्रोसेस होगा, जिस जिस चीज को करके हम ईश्वर की आराधना करेंगे, उसको हम अनुष्ठान कहते हैं। ठीक है, ये बाद में आया, पहले इस तरह का अनुष्ठान नहीं होता था, लेकिन बाद में इस तरह का जो प्रोसेस है वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो इस तरह का अनुष्ठान किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो उसी में से एक इस तरह का अश्वमेध यज्ञ भी है, जो कि एक अनुष्ठान है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल। दोस्तों यहाँ पे वर्ण दिया गया है। ठीक है, तो वर्ण क्या है? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बाद ये सब रचे गए, इसलिए इसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो निर्धन थे। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या फिर वैश्य थे, जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि वर्ण का मतलब क्या होता था उस समय में। तो वर्ण 4 भागों में लोगों को बांटा गया था। पहला वे लोग थे जो अध्ययन अध्यापन का काम करते थे, उनको ब्राह्मण, पुरोहित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, दूसरा जो युद्ध लड़ते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। तीसरा जो व्यापार करते थे, कृषक थे, पशुपालक थे, इनको कहा जाता था वैश्य। और चौथा जो लोगों की सेवा करते थे और तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करते थे,
जैसे नाई हो गया, धोबी हो गया, चर्मकार हो गया, इस तरह का, तो इनको कहते थे शूद्र। ठीक है। ये जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, इनको सभी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार था। और ये जो वैश्य थे, उनको भी बहुत सारे अनुष्ठान करने का अधिकार था, परंतु बाद में इनको भी कई अधिकारों से इनको भी वंचित कर दिया जाता है। उसके बाद जो शूद्र थे, उन्हें वेदों का पाठ नहीं करने दिया जाता था। और जो महिलाएं थी, महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया उस समय में। ठीक है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। बाद में ये चीजें जन्म के आधार पर हो गई। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो जहाँ पे ये उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, उस समय में जो लोग थे उनमें इनका ज़्यादा प्रभाव था, इन सभी नियम कानून का ज़्यादा प्रभाव था। अगर हम इंडिया के पूर्व के साइड में देखें या फिर पूर्वोत्तर साइड में देखें तो इनका प्रभाव बहुत कम था। ठीक है। इसलिए हम कुछ समय बाद देखते हैं कि मगध जैसा एक विशाल महाजनपद डेवलप होता है, विकसित होता है। तो वो क्यों होता है? तो उसका एक कारण ये भी था कि वहाँ पे वैदिक सभ्यता के ये इतने सारे नियम कानून लागू नहीं होते थे, प्रभावी उतने अधिक नहीं थे। इसीलिए मगध जो है वो एक पावरफुल साम्राज्य के रूप में डेवलप होता है, क्योंकि वो इन नियम कानून को मानता नहीं था। वो जैसे चाहे वैसे अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता था, लोगों में समरसता ला सकता था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी थी। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं जनपद। ये जनपद क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ लिखा है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हो गए थे। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ठीक है। तो बहुत सारे जन को मिला करके क्या बना था? तो जनपद बना था दोस्तों। बहुत सारे जन को मिला करके बना था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 में दिए गए हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 49। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जनपद दिए गए हैं। ठीक है। जैसे ये एक हो गया गांधार। ठीक है। ये हो गया कुरु, ये हो गया हस्तिनापुर। ठीक है। ये हो गया वैशाली, ये हो गया मगध, कौशाम्बी, उज्जैन। ठीक है। अवंती। इस तरह का जनपद जो है वो डेवलप हो गया था उस समय। ठीक है। तो फिर आगे इसके बारे में क्या लिखा है हम वो पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतिरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। तो इन जनपदों की खुदाई भी हुई है पुरातत्वविदों के द्वारा। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो ये आपसे क्वेश्चन है दोस्तों। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के भी होते थे। ठीक है। दोस्तों ये जो धूसर वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रे। ठीक है। धूसर का मतलब ग्रे कलर। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। चित्रित धूसर पात्र का मतलब है वो ग्रे कलर का होता था और उसमें कुछ पेंटिंग्स बनाया हुआ था होता था। इस तरह का बर्तन इस समय के टाइम पीरियड के जो बर्तन है, मृदभांड है, उनमें मिला है। ठीक है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है।
जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारियां की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यहाँ जो पेंटिंग्स है वो सरल रेखा के रूप में है या फिर ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए गए हैं इन बर्तनों में, ठीक है, पेंटिंग करने के लिए। अब देखेंगे दोस्तों महाजनपद। हमने जान लिया कि जनपद क्या था, तो जन बहुत सारे मिलकर के क्या बने थे, जनपद बने थे, ठीक है। अतिरंजी खेड़ा, एटा, ये जो जनपद है इनकी खुदाई भी हुई है और यहाँ पे क्या मिलता था, तो चित्रित धूसर मृदभांड हमको मिलते थे। अब पढ़ेंगे महाजनपद। इसके बारे में लिखा है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो 2500 साल पहले लगभग कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, शक्तिशाली हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। दोस्तों मैंने तभी जो आपको बताया, ये गांधार, कुरु, तक्षशिला, हस्तिनापुर, इनमें से कुछ जनपद है और कुछ महाजनपद है। जैसे ये जो मगध है ये महाजनपद है, कौशाम्बी जो है वो महाजनपद है, ठीक है। और इनमें से जो आपको छोटा छोटा अक्षर में दिया गया है ये सब जनपद थे जो बाद में जाकर के महाजनपद बन गए। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया था। तो महाजनपद की राजधानी होती थी और यहाँ पे किला भी होता था और ऐसा लगता है कि अपनी रक्षा के लिए इन्होंने किला बनवाया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ संख्या 84 पर चित्र देखो, आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। दोस्तों आहत सिक्का का मतलब होता है पंचमार्क सिक्का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको पंच करके बनाया जाता था, आहत करके बनाया जाता था, इस तरह का सिक्का होता था और इसको भुगतान करने के लिए, पे करने के लिए यूज होता था इस टाइम पीरियड में, ठीक है, महाजनपद काल में। यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, कौशाम्बी किले का दीवार, कौशाम्बी का किला है उसका ये दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो ये किले की एक दीवार का चित्र है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कर। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों को राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल करने की जरूरत भी पड़ी, ठीक है। पहले तो उपहार लेते थे और उसी से जीविका भी चलता था, शासक वर्ग का भी, और साथ में ये लोग शासन प्रणाली भी डेवलप करके रखे हुए थे। लेकिन जब महाजनपदों का निर्माण हुआ और बड़ी बड़ी सेना रखने लगे राजा लोग और बड़े बड़े किले बनाने लगे, ठीक है, तो इस समय में उपहार तक सीमित न रहकर इनको टैक्स लेना जरूरी हो गया और ये कर लेने लगे, ठीक है, नियमित रूप से। अब इसमें हम पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दोस्तों भाग किसको बोलेंगे, तो भाग एक टाइप का कर था जो फसलों में लगाया जाता था और पूरी उपज का 6वां हिस्सा
कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः श्रम के रूप में कर चुकाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो कारीगर लोग राजा के लिए महीने में 1 दिन जाकर के काम करते थे और इसी तरह से उनके कर का भुगतान होता था। ठीक है। क्योंकि वो खेती नहीं करते थे तो वो फसल पे टैक्स नहीं देते थे, तो वे काम करते थे जाकर के राजा के पास। ठीक है। थर्ड है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर टैक्स देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है। तो सभी तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह का कर निर्धारित था और वो निश्चित रूप से राजा को देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन इस समय तक आते आते जब महाजनपद सब बनने लगे, इस समय तक आते आते कृषि तकनीक में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ ये देखते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ठीक है। ये 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। क्या क्या आए? तो सबसे पहला तो हल के फाल जो थे अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। ठीक है। तो फिर कृषि के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पहला तो ये था कि जिस हल का फाल लकड़ी का होता था वो अब लोहा का बनने लगा, जिससे खेतों में जुताई करना जो है वो आसान हो गया। ठीक है। जिससे भूमि थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ बन पाई और धान की रोपण प्रणाली उस समय विकसित हुई, जिससे उपज जो है वो लगभग 2 गुना हो गया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कृषि अधिशेष डेवलप हुआ कि जितना लोग खा पाते थे उसके अलावा जो बच जाता था उसको या तो बेचते थे या स्टोर करके रखते थे। तो इस समय क्या हुआ ना कि राजा उन अधिशेष को टैक्स के रूप में ले सकता था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें इस समय में हो चुकी थी। नेक्स्ट देखेंगे हम सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब गहराई से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, जिसका नाम है मगध। ठीक है। मगध क्या है दोस्तों? यहाँ लिखा है मानचित्र 4 में पृष्ठ संख्या 49 में मगध ढूंढो। तो हम पहले मगध ढूंढ लेते हैं कि ये मगध जो है वो है कहाँ पे। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मगध कहाँ पे है। इस एरिया में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मगध। ठीक है। जो गंगा नदी के किनारे था, आज का ये बिहार है। ठीक है। तो ये है मगध। तो चलिए देखते हैं कि मगध के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। क यातायात, ख जल वितरण और ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये दोनों नदियां, एक गंगा और दूसरा सोन। ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उसको राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है
मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब पूरी तरह वह सफल होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है थी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वज्जी। ठीक है, ये भी एक महाजनपद था। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वज्जी महाजनपद कहाँ पर है। तो ये मैप आ गया आपका। इस मैप में अगर आप देखें तो वज्जी महाजनपद जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वज्जी महाजनपद। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या फिर संघ कहते थे। ठीक है, यहाँ राजतंत्र नहीं था, एक अलग तरह का शासन था इस वज्जी संघ में। ठीक है, तो यहाँ कैसा शासन था, तो गण कहते हैं इसको या फिर संघ कहते हैं। तो इसको हम वज्जी गण या फिर वज्जी संघ के नाम से जानते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। ठीक है, बहुत सारे शासक होते थे इसमें। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। ठीक है, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और हर व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ठीक है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में संघ का जो वर्णन है वो बहुत सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो संघ है या फिर गण है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाली समूह के लिए किया जाता है। और संघ क्या है? तो संघ अर्थात संगठन या फिर सभा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं वज्जी संघ में। इस तरह का हम कह सकते हैं कि अर्ध लोकतांत्रिक शासन वहाँ पे था। ठीक है, लोग एक दूसरे के परामर्श से ही शासन किया करते थे वज्जी संघ में। नेक्स्ट ये बॉक्स जो है इसमें क्या दिया हुआ है, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय जो है उससे लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अजात शत्रु या फिर अजात शत्रु और वज्जी संघ। ठीक है, यहाँ लिखा जाता है कि अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, अजात शत्रु जो है, जो कि मगध का राजा था, वो वज्जी संघ को जीतना चाहता था। इसलिए उसने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, इस तरह की बात है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। जब तक ये सब चीजें चलती रहेगी वज्जी संघ में तब तक वो उन्नति करते रहेंगे, ये कहा महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, अजात शत्रु के जो मंत्री है वस्कार उसको। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कई शक्तिशाली राजा इन संघ को जीतना चाहते थे। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे।
इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है अन्यत्र। अपने एटलस में यूनान और एथेंस ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 सालों तक चली और इनमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ठीक है, तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि ये भी अर्ध लोकतांत्रिक देश की तरह लग रहा है, प्रोक्सी डेमोक्रेसी, जहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये सभी क्वेश्चन बनाने हैं दोस्तों। हमने पूरा का पूरा चैप्टर रीड किया, हार्ड वर्ड्स को भी समझा और पैराग्राफ का मीनिंग भी समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज ये चैप्टर अभी कंप्लीट होता है और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।